Hello everyone, welcome to my channel The Study Table, and today I am going to explain you the chapter Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. So before starting the video, let me tell you something about Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे जो 1994 से 1999 तक वहाँ के प्रेसिडेंट रहे। वो एक रंग भेद विरोधी थे, क्रांतिकारी थे, राजनीतिक नेता थे और वो एक परोपकारी व्यक्ति थे। एंड ही वॉज वाइडली रिगार्डेड एज आइकन ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल जस्टिस। उन्हें 1990 में भारत रत्न, लेनिन पीस प्राइज और 1993 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था और आज वो साउथ अफ्रीका में फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। नेल्सन मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपनी पूरी लाइफ अपार्थाइड यानी रंग भेद के खिलाफ लड़ने में गुजार दी। मंडेला ने ज़िंदगी के 30 साल जेल में गुजारे और फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए और वो वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। एंड दीज वर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नेल्सन मंडेला। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है जो इस चैप्टर में बताया गया है। तो लेट गेट स्टार्टेड। 10 मई उज्जवल और स्पष्ट हुई। पिछले कुछ दिनों से मैं गणमान्य व्यक्तियों और विश्व नेताओं द्वारा घिरा रहता था जो उद्घाटन से पहले श्रद्धांजलि देने आ रहे थे। उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। समारोह प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बालुआ पत्थर के अखाड़े में हुए। दशकों से यह श्वेत वर्चस्व की सीट रही और आज अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए इस्तेमाल हो रही थी। और नेक्स्ट पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला ने लिखा है, उस प्यारे पतझड़ के दिन मैं अपनी बेटी ज़ैनानी के साथ था और पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क पहली बार दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। उसके बाद थैबो मैबकी ने पहले उपराष्ट्रपति की शपथ ली और जब मेरी बारी आई थी तो मैंने संविधान का पालन करने और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लिया। एकत्र अतिथियों और देख रही सारी दुनिया वालों से मैंने कहा, आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। एक असाधारण मानव आपदा के अनुभव से जो बहुत लंबे समय तक चली, उससे बाहर आके हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो। हम जिन्हें कुछ समय पहले बहिष्कृत किया जाता था, उन्हें आज एक सम्मान प्राप्त हुआ है, अपनी धरती पर दुनिया भर के राष्ट्रों की मेज़बानी करने का। दुनिया भर से आए सभी अतिथियों का हम सम्मान करते हैं कि वो यहाँ आकर हमसे मिलकर हमारी इस विजय का हमारे साथ आनंद ले रहे हैं। आखिरकार हमें हमारी राजनीतिक मुक्ति हासिल हो गई। हम हमारे सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा और अन्य तरह के भेदभाव से निरंतर बंधन से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। ऐसा फिर कभी नहीं होगा कि हमारे देश की खूबसूरत भूमि हमारे लोगों के उत्पीड़न का अनुभव करेगी। स्वतंत्रता का साम्राज्य हो और ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग की स्पीच खत्म हुई और वो अपने अगले पैराग्राफ में कहते हैं कि कुछ समय बाद हम सभी की आंखें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के जेट विमान, हेलीकॉप्टर यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गरजते हुए गुजर रहे थे। यह न केवल सैन्य शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन था, बल्कि लोकतंत्र की एक ऐसी सरकार जो निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी, उसके प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन था। उसके बाद सेना व पुलिस के उच्च अफसरों ने मेरा अभिवादन किया और मेरे सामने मेरी वफादारी की शपथ ली। और अभी कुछ अधिक समय नहीं हुआ था। कुछ ही समय पहले ये अधिकारी या तो मेरा अभिवादन नहीं करते थे या फिर मुझे गिरफ्तार कर लेते थे। अंत में इम्पाला जेट दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के रंगों को वी पैटर्न में छोड़ते हुए निकल गए। इस दिन को मेरे लिए 2 राष्ट्रगान गाए जाने का सूचक बनाया गया। गोरो द्वारा निकोसी सिकल और कालो द्वारा डाई स्टेम यानी पुराना राष्ट्रगान गाया गया। उस दिन कोई भी समूह उस राष्ट्रगान के बोल नहीं जानता था क्योंकि उसे वो कभी नापसंद करते थे। उद्घाटन समारोह के दिन मैं इतिहास की भावना से अभिभूत था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यानी मेरे स्वयं के जन्म के पहले गोरे लोग काली चमड़ी वाले लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे
और आज 20वीं सदी के अंतिम दशक में ये बदल चुका है। अब हमारा देश भेदभाव के बिना स्वतंत्रता व अधिकारों को मान्यता देता है। ये दिन हजारों लोगों की अकल्पनीय बलिदानों द्वारा आया था। ऐसे लोगों की बलिदानों और कष्टों को ना तो कभी गिना जा सकता है और ना ही उनका मूल्य चुकाया जा सकता है। मैंने उस दिन ऐसा महसूस किया जैसा कि मैं पहले से महसूस करता आ रहा हूँ कि मैं उन अफ्रीकी देशभक्तों का ऋणी हूँ जो मुझसे पहले चले गए। बलिदानियों की ये कतार बहुत लंबी थी और मुझे दुख था कि मैं उन बलिदानियों को धन्यवाद देने में असमर्थ था और वो ये देखने में असमर्थ थे कि उनके बलिदान ने क्या हासिल किया। रंग भेद की नीति ने मेरे देश व मेरे देशवासियों के मन में एक गहरा स्थायी घाव बना दिया था। ये घाव इतना गहरा था कि इससे उभरने में हमें काफ़ी वर्ष लगेंगे। दशकों की यातना और क्रूरता ने गलती से ही सही मगर ओलिवर टैम्बोरिस, वॉल्टर सील्स, चीफ लुतुलुइस, यूसुफ दादुस जैसे व्यक्तियों को जन्म दिया। ये सभी बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और दयालु थे। इन जैसे लोग अब आगे कभी नहीं आ सकेंगे। शायद ऊंचे चरित्र का निर्माण के लिए उत्पीड़न की गहराई की आवश्यकता होती है। मेरा देश उन खनिजों व रत्नों से संपन्न है जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं, पर मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी महान संपत्ति इसके लोग हैं। ये लोग शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा सच्चे व शुद्ध हैं। संघर्ष के दौरान मैंने विश्वास पात्र मित्रों से साहस का अर्थ जाना। मैंने स्त्रियों व पुरुषों को अपने हक के लिए जान देते हुए देखा। मैंने पुरुषों को बिना रुके आक्रमण और उत्पीड़न के प्रति शक्तिशाली विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा। और मैंने सीखा भय की अनुपस्थिति साहस नहीं बल्कि विजय है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा जो लोगों की चमड़ी की वजह से मुझे नफरत करे, या उनके धर्म की वजह से, या उनके देश की वजह से। उन्हें नफरत करना सिखाया जाता है, और अगर उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। मनुष्य की अच्छाई एक ज्योति की तरह है जिसे छिपाया तो जा सकता है पर बुझाया नहीं जा सकता। जीवन में प्रत्येक मनुष्य के दो दायित्व होते हैं। पहला अपने परिवार के प्रति, दूसरा अपने देश और अपने समाज के प्रति। और दक्षिण अफ्रीका में अगर कोई काला व्यक्ति देश के प्रति दायित्व तो क्या, अगर वो एक इंसान की भांति जीने की कोशिश भी करता तो उसे उत्पीड़ित किया जाता, या तो मारा जाता या तो उसे कारागार में बंद कर दिया जाता। लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने पाया कि ना तो मैं एक अच्छा पुत्र, ना एक अच्छा भाई और ना एक अच्छा पिता और ना ही एक अच्छा पति के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर सका। मैं आज़ाद होने की भूख लेकर नहीं पैदा हुआ था, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। आज़ाद हर उस तरीके से जिसे मैं जानता था। मेरी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में आज़ाद दौड़ने के लिए, मेरे गांव से होकर बहने वाली साफ नदी में आज़ाद तैरने के लिए, भुट्टो को तारों की छांव में भूनने के लिए तथा धीरे धीरे चलते हुए बैलों की पीठ पर सवारी करने के लिए मैं आज़ाद था। जब तक कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और अपने कबीले के रीति रिवाजों से जुड़ा रहा, मैं ईश्वर के बनाए नियम और इंसान के बनाए कानून से परेशान नहीं था। ये सब बस तब तक था जब तक मैं बड़ा नहीं हुआ था। एक युवक के रूप में जब मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है, तभी से आज़ादी के लिए मेरी भूख की शुरुआत हुई। सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था। रात में घर से बाहर रहने की अस्थायी स्वतंत्रता, जो मैं चाहता हूँ वो पढ़ने की स्वतंत्रता, और जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वो जगह चुनने की स्वतंत्रता। धीरे धीरे कुछ समय बाद मुझे पता चला कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि वो भी वैसे ही दिखते थे जैसा मैं दिखता था। इसी समय मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ने का निर्णय लिया, और तब मुझे मेरी स्वतंत्रता से ज़्यादा मेरे लोगों की स्वतंत्रता ज़्यादा ज़रूरी लगने लगी थी। मेरे लोगों पर जो जंजीरें थीं वही सब पर थीं, और सबकी जंजीरों में मैं भी जकड़ा हुआ था, और मुझे विश्वास था कि हम भी एक दिन स्वतंत्र होंगे।
जो व्यक्ति जो दूसरों की स्वतंत्रता छीन लेता है वो घृणा का पात्र होता है, और उस व्यक्ति की सोच भी सलाखों के पीछे होती है। वो भी स्वतंत्र नहीं होती, जैसे कि हम स्वतंत्र नहीं थे। So that's a wrap on this video. Thanks for watching. Please do like, subscribe and share.